दोस्तों, मैदानों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारत में मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? पंजाब हरियाणा का मैदान कहाँ पर है? सतलज और ब्यास के बीच के जो दोआब है उसे किस नाम से जाना जाता है? ब्यास और रावी के बीच का जो दोआब है उसे किस नाम से जाना जाता है? झेलम और चिनाब के बीच का जो दोआब है उसे किस नाम से जाना जाता है? या मंझली द्वीप कहाँ पर है? या मध्य गंगा दोआब कहाँ है? उच्च गंगा दोआब कहाँ है? निम्न गंगा दोआब क्या है? रोही क्या होते हैं? और राजस्थान वाले क्षेत्र में प्याला नुमा झीलें कैसे बनती हैं? तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको डिफाइन करेंगे और पूरी वीडियो आप देखिएगा, आपके 20-25 मिनट में सैकड़ों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण के बारे में बात किया था और इस निर्माण के दौरान हमने बात किया कि उत्तर के विशाल मैदान की मिट्टी की परत की मोटाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है और कितने राज्यों में फैली हुई है। ये ढेर सारी बातें हम लोगों ने वहाँ पर बाकायदा समझ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे कि जो नदियां हैं उनके बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो इस संदर्भ में अगर आप समझें तो उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला पार्ट है पंजाब और हरियाणा का मैदान। नंबर 1 पंजाब और हरियाणा का मैदान, और दूसरा है राजस्थान का मैदान, और तीसरा है गंगा और यमुना के बीच या गंगा और यमुना के आसपास या गंगा मैदान, और चौथा है ब्रह्मपुत्र मैदान। तो ये चारों में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इनके एक एक क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। तो दोस्तों, पंजाब हरियाणा का मतलब है ये पंजाब है और ये हरियाणा है, और इस क्षेत्र में जो मैदान बनता है वो पंजाब हरियाणा का मैदान कहलाता है। लेकिन साथ ही जम्मू कश्मीर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं, तो उसको भी हम इसी के साथ डिफाइन कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आता है दोआब। तो दोआब क्या है इसे समझिएगा। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे ये नदी बहती हुई आई है और ये एक दूसरी नदी है, तो ये क्या है कहलाता है? दोआब कहलाता है। यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि पंजाब हरियाणा के आसपास जो दोआब बनता है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्षेत्र से यानी ट्रांस हिमालय से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है? ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय से ये नदी निकलती है और इसका नाम है सिंधु। फिर एक दूसरी नदी है सिंधु की सहायक नदी, जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। और ये निकलती है शेषनाग या वेरनाग। इसके दक्षिण में एक नदी और है, और चिनाब नदी इसका नाम है। कौन सी नाम है? चिनाब या चिनाब। और चिनाब दो सरिताओं में, ऊपर चंद्र है और नीचे भागा से निकलती है। एक और नदी है रावी नदी, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ये कौन सी नदी है? रावी नदी। और कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से। उसके बाद एक ट्रांस हिमालय से नदी और निकलती है जिसका नाम है सतलज। और सतलज जो है हिमाचल प्रदेश के होते हुए इस तरीके से नदियों को मिलाते हुए
पाकिस्तान में मिठानकोट से मिल जाते हैं। मिठानकोट, सतलज नदी। और एक ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, ये ब्यास कुंड है और इसका नाम है ब्यास। तो दोस्तों इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो पूछा जाता है किन नामों से जाना जाता है। तो ये कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको परेशान करते हैं और पूछा जाता है कि झेलम नदी। और सबसे पहले हम देखते हैं सतलज और ब्यास के बीच का जो दोआब कहलाता है ये बिष्ट दोआब कहलाता है। देखिएगा, बा इसका सा इसका, तो ये बीच का दोआब क्या कहलाता है? बिष्ट दोआब कहलाता है। बिष्ट दोआब। प्रश्न पूछा जाता है बिष्ट दोआब किन नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो बिष्ट दोआब सतलज और ब्यास के बीच। बा इसका सा इसका बिष्ट हो गया। उसके बाद ब्यास और रावी के बीच का जो दोआब है उसको हम लोग डाट से देख लेते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं। और बा इसका रा इसका, तो ये दोआब कहलाता है बाहरी दोआब। ब्यास का रा, रावी का बारी दोआब। तो इस तरीके से बारी दोआब, या इसका एक नाम और मिलता है और बादी भी बोलते हैं। पूछा जाता है बादी दोआब कहाँ पर है? तो बादी दोआब जो है ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। उसके बाद रावी और चिनाब के बीच भी एक दोआब है जिसको हम क्रॉस से डिफाइन कर देते हैं। और ये दोआब जो है रा इसका चा इसका, रचना दोआब। समझ में आया होगा कि रा इसका चा इसका रचना दोआब। उसके बाद चिनाब और झेलम के बीच भी एक दोआब है, ऐसे करके। तो इस दोआब को कहते हैं, देखिए, चा इसका जा इसका, चाज दोआब। अब देखिए यहाँ पर झे लिखा है, झेलम, झे को क्या लिख सकते हैं? जे, और जे का जा से। तो इस तरीके से चाज दोआब किसके बीच में है? चिनाब और झेलम के बीच में। और दोस्तों जो क्षेत्र बचा हुआ है ये सिंधु सागर दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंधु सागर दोआब। तो इस तरीके से आपको पंजाब हरियाणा के दोआब के बारे में पता चल जाता है। साथ में हमने कश्मीर के भी दोआब को इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राजस्थान के पश्चिम वाले क्षेत्र, यानी अरावली के पश्चिम में एक दोआब है जिसको हम अगले डायग्राम में ही बता पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्षेत्र राजस्थान वाला क्षेत्र है और आपको पता है कि गुजरात से लेकर ये दिल्ली तक एक पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के दोस्तों पूछा जाता है अरावली पर्वतमाला कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। चलिए हम बात करते हैं अरावली के पश्चिम का जो मैदान है ये राजस्थान का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का मैदान। जो राजस्थान का मैदान है इसके बारे में समझें। दरअसल में राजस्थान के इस क्षेत्र में जो जलोढ़ मैदान है उनको रोही कहते हैं, यानी नदियों के आसपास वाले जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। अब इस मैदान में दोस्तों प्याला नुमा झीलें मिलते हैं। कैसे? प्याला नुमा, ऐसे करके। अब ऐसे ये झीलें कैसे मिल जाती हैं? हम बात करते हैं कि ये प्याला नुमा झीलों का निर्माण किस तरीके से हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम आप बताना चाहेंगे इस क्षेत्र में रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा है, रेगिस्तान वाले क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में जब
तूफान चलता है तो बहुत सारी धूल उड़ती है। जैसे मान लिया एक छोटा सा कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है और हवा इस दिशा में जा रही है, तो हवा ऐसे क्या है, धूल को इस पे चढ़ाती जाएगी। तो पता लगा कि यहाँ पर एक बड़ा सा आकार बन गया। ये तब तक धूल उड़ती रही जब तक चट्टान के नीचे ठोस चट्टान नहीं मिल गई और यहाँ पर एक टीला बन गया। हवा से ऐसे झोंके से नीचे से मिट्टी लगा के ऊपर टीला बनाते हुए चली गई। अब ये जो आकार है ये नीचे की कठोर चट्टान है, यानी यहाँ की रेत खत्म हो गई। अगर इसी बीच बरसात हो गई और कहीं से पानी आके भर गया तो ये क्या है, प्याला नुमा झील बन जाएगी। तो इस तरीके से प्याला नुमा झीलों का निर्माण, प्याला नुमा झीलों का निर्माण कहाँ पर, राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पंजाब हरियाणा मैदान समझा और यहाँ पर राजस्थान के मैदान को समझा। यहाँ पर पूछा जाता है राजस्थान के मैदान, जलोढ़ मैदान को किस नाम से जाना जाता है, रोही। और ये इस दोआबों का क्रम पूछ लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गंगा के मैदान के बारे में और फिर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं गंगा के मैदान के बारे में। हम लोगों ने पंजाब हरियाणा के मैदान के बारे में बात कर लिया, उसके बाद राजस्थान के मैदान के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं गंगा के मैदान के बारे में। दोस्तों, गंगा उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमा बनाती हुई पश्चिम बंगाल में 2 भागों में ये बट जाती है। एक भाग ये बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और दूसरा भाग ये बांग्लादेश चला जाता है। इसका नाम क्या है, गंगा। और इसकी एक सहायक नदी है और इसका नाम है यमुना। तो इस क्षेत्र में गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है, क्योंकि गंगा द्वारा बहा कर लाई गई और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ है, ऐसा करके। तो ये मैदानी लगभग क्षेत्र, चूँकि हरिद्वार के इस पार ये पूरा क्षेत्र पश्चिम बंगाल तक गंगा का मैदान कहलाता है। गंगा का मैदान। दोस्तों, गंगा का मैदान पूछा जाता है कितने भागों में बांटा गया है, तो गंगा का मैदान 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर ए, ऊपरी गंगा दोआब। तो ये उत्तराखंड से लेकर बरेली तक का क्षेत्र, बरेली उत्तराखंड से बरेली तक है। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में ज्योग्राफिकल दृष्टि से गंगा को अलग तरीके से विभाजित किया गया है, जबकि इतिहास में अलग तरीके से। तो गंगा जो है भूगोल में भौगोलिक आधार पर विभाजित किया गया है, जबकि गंगा का इतिहास की दृष्टि से देखें तो प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मध्य गंगा दोआब बांटा गया है। तो ऊपरी गंगा दोआब पूछा जाता है ये कहाँ से कहाँ तक है, उत्तराखंड से बरेली तक। और दूसरा कौन सा है, मध्य गंगा दोआब। और मध्य गंगा दोआब बरेली से लेके प्रयागराज तक है, या पटना तक है। और शेष भाग जो है तीसरा भाग निम्न गंगा मैदान कहलाता है। तो निम्न गंगा मैदान कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ पर पटना पड़ जाएगा। पटना से लेकर बंगाल की खाड़ी तक।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऊपरी गंगा दोआब उत्तराखंड से बरेली तक, मध्य गंगा दोआब बरेली से लेकर पटना तक, और निम्न गंगा दोआब पटना से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। तो ये तो भूगोलवेत्ताओं ने विभाजित किया, भूगोलवेत्ताओं ने। लेकिन इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो इतिहास में भी इसे 3 तरीके से विभाजित किया गया है, जिनमें पहला इसमें बताया गया है उच्च गंगा दोआब। और उच्च गंगा दोआब जो है ये उत्तराखंड से प्रयागराज तक माना जाता है। और दूसरा मध्य गंगा दोआब गंगा दोआब प्रयागराज से छपरा तक है। कहाँ तक है? छपरा तक। और तीसरा पार्ट है निम्न गंगा दोआब छपरा से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। तो इतिहास में विभाजन आपको अलग मिलेगा, जबकि भूगोल में विभाजन अलग मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड, ये ऊपरी गंगा दोआब के बारे में बात करें तो ऊपरी गंगा दोआब के जो विशेषताएं हैं वो आप जब नदियों को पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम क्लियर करा देंगे। उसके बाद मध्य गंगा दोआब, मध्य गंगा दोआब में कुछ विशेष नहीं है और महत्वपूर्ण है निम्न गंगा दोआब। और निम्न गंगा दोआब में जो स्थित है वो है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है सुंदरवन का डेल्टा भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। या पूछ लिया गया सुंदरवन का डेल्टा किन देशों में फैला है? तो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो सुंदरवन का डेल्टा किस लिए चर्चा में रहा है? सुंदरवन सुंदरी वृक्षों के लिए जाना जाता है, या इन्हें मैंग्रोव भी कहा जाता है। सुंदरी वृक्ष या मैंग्रोव वन, या इन्हीं वृक्षों को गराना के वृक्ष भी कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है। दरअसल में मैंग्रोव वनस्पति की एक खास बात यह है कि इनकी जड़ें खूंटे के आकार से ऊपर निकल आती है। जैसे ये पेड़ है और इनकी जो जड़ें हैं ऐसे करके ज़मीन से ऊपर उठाती हैं। कारण क्या है? जो देखिए मैंग्रोव वनस्पति जो है खारे पानी के अनुकूल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मीठे पानी में नहीं उगती है। तो मीठे पानी में भी उगती है और खारे पानी में भी उगती है। तो ये जड़ों को न्यू मेटाफोर कहा जाता है। ये जड़ें जब पानी खींचती है तो नमक के तत्व भी साथ में आ जाते हैं और न्यू मेटाफोर के माध्यम से इन जड़ों द्वारा नमक के कण अर्थात लवण बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये कौन सा पेड़ हुआ? इसे गराना का वृक्ष कहते हैं, या गराना या मैंग्रोव या सुंदरी वृक्ष। तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ की और विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, मगरमच्छ देखने को मिलते हैं और भौंकने वाले मृग भी सुंदरवन के डेल्टा में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो दूसरा पार्ट होता है, तीसरा पार्ट, वो भी ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में। अगर ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में देखें दोस्तों, यहाँ पे ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शांगपो। क्या नाम है? शांगपो। और शांगपो जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये असम में पहुंचती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब ये असम में पहुंचती है तो असम में ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है और इसलिए यहाँ पर एक मैदान का निर्माण करती है, इसीलिए इसको असम मैदान कहते हैं। जब मैदानी क्षेत्रों में आती है तो जोरहट के पास ये 2 भागों में बढ़ जाती है और बीच में एक द्वीप बनाता है जिसे मांजुली द्वीप कहते हैं। मांजुली द्वीप, ठीक है। तो मांजुली द्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि पहला
बड़ा नदी द्वीप अमेज़न नदी के मुहाने पर मराजो द्वीप है। तो भारत का ही नहीं, ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कैसा है? ये नदी द्वीप है, यानी नदी के बीच में है, नदी द्वीप है। तो इसे अब एक जिला घोषित कर दिया गया है। भूपेंद्र हजारिका का वो प्रसिद्ध गाना दिल हूँ करे, वो भी यहीं पर गाया गया था। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और फिर ये 90 डिग्री पे टर्न हो जाती है, उसके बाद ये गंगा में मिल जाती है। तो ये जो आपका मैदान बनता है, ये क्या कहलाता है? असम का मैदान। तो असम के मैदान में भी काजीरंगा जैसे कई अभयारण्य हैं, कई नदियां हैं, इनके बारे में हम अगली क्लास में डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से जो मैदानी क्षेत्रों का दूसरा पार्ट था वो ख़त्म हो जाता है, अर्थात मैदानी पार्ट भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और पूरा सिलेबस यहाँ आपका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कोई भी पार्ट छोड़ा नहीं जाएगा। जो छूट रहे हैं वो आने वाले टॉपिक पे ज्वाइंट हो जाएंगे, उसकी आप चिंता मत करिए, क्योंकि वो मेरा एक दूसरी जगह पढ़ाने का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, इतना ही। थैंक यू।